देखिए, ये लौटना तो पड़ेगा मुंबई, कब तक भागे फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। और जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं उसमें उसका एक ही उपसंहार है। जैसे कोई भवन गिरने वाला हो, लेकिन आप उसमें चूंकि रहने के आदी हो चुके हैं तो आप उसकी दीवारों को पकड़ करके रखे हुए रहते हैं, चाहे बेशक आप उसके नीचे दब करके मर जाएं। वही स्थिति है। शिवसेना आज के दिन में एक जर्जर भवन की तरह हो गई है। उद्धव ठाकरे ले लिया है। 16 विधायकों के लिए डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। 16 विधायकों के लिए एग्रेसिव स्टैंड है ये एग्रेसिव स्टैंड नहीं है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि शिवसेना का संसदीय दल के अंदर उनका ये नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, इसलिए ये चीजें उन पर लागू ही नहीं होगी। यहां से दो ही रास्ता है, या तो विधानसभा के, देखिए गवर्नर जो होता है, गवर्नर जो है वो विधायिका का इंटीग्रल हिस्सा है। वो आदेश दे सकते हैं कि आप शक्ति परीक्षण कराइए, और यदि शक्ति परीक्षण कहाँ, गुवाहाटी में होगा? नहीं, वहीं होगा। लेकिन आइए ना मुंबई, क्या डर है? आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। जब उन्होंने पोस्टर लगवा दिया, कभी मुंबई में सोचा था कि शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे के परिवार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई शिवसैनिक आकर के विद्रोह करके पोस्टरबाजी कर ले? होगा, ये भी संभव है। तिवारी जी, सर शुरू में नियम बताया था ना आपको, बीच में नहीं बोलने का है सर। ऑडियो नहीं आता ना, स्काइप पे आप बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे, ऑडियो नहीं आता, सिर्फ हल्ला आता है। प्लीज सर। फैजान मिर्जा, नेता एनसीपी के, फैजान साहब, देखिए जो लोग शरद पवार साहब पर शरद पवार को धमकी मिली है, ये संजय राउत क्यों बता रहे हैं? जो शरद पवार है सामने, कौन से केंद्रीय मंत्री ने, एक सवाल सुनिए मिस्टर फैजान, कौन से केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है? नाम बोलिए। ये को नारायण राणे जी ने शरद पवार साहब को धमकी दी। नारायण राणे ने फोन पे? जी नहीं, ट्वीट करके, अच्छा, ट्विटर पे ट्वीट करके धमकी दी गई, और ये कहा गया कि अगर एक भी विधायक का बाल भी बांका हुआ तो आप घर जाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरह की बात है। और महाराष्ट्र के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसमें सिर्फ नाम शरद पवार साहब का लाया जा रहा है ताकि महाविकास आघाड़ी का एक दूसरे पर से भरोसा कमजोर हो। ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए पवार साहब के नाम को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर अपनी बात रखो, और उसके बाद में विधानसभा पर जब हम लोग फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे, दैट टाइम वी विल सी व्हाट विल हैपन। भाई, उन्होंने भी शर्तें रख दी है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आप रिजाइन कर दीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। आप इस कुर्सी को करना तो उनका प्रेरोगेटिव है ना। देखिए, उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं प्रेरोगेटिव है। वो तो कह रहे थे कि डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि मैं कैसे अजय आलोक कह रहे हैं, वो कैसे मैं इनके हस्ताक्षर पर यकीन करूं, चूंकि वो नितिन देशमुख वो पपेट है, उन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था। वो पपेट है, वो शिवसेना के हाथों में खेल रहे हैं, वो पपेट है, इसीलिए उनको वहां डिप्यूट किया गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का यदि विधानसभा अध्यक्ष होता तो ये सिंधे ग्रुप के लिए काम कर देता? नहीं करेगा। मिस्टर आलोक, अंजना जी, ये सच्चाई है कि डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, वो कभी भी इस विरोधी गुट को मान्यता नहीं देंगे। संविधान के तहत है ना। और ये भी सच है कि जब तक मान्यता इनको नहीं मिलती एक अलग ग्रुप की, बदल दीजिएगा, एक अलग ग्रुप की मान्यता नहीं मिलेगी। मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं सुनिए तो सही, जब तक इनको अलग मान्यता नहीं मिलेगी तो ये सरकार के खिलाफ ये कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि मेजॉरिटी में है। इसीलिए ये सारा ग्रुप एक साथ आएगा, गवर्नर के सामने परेड होगी, आप लोग भी गिनेंगे, लाइफ काउंट होगा। याद कीजिए, बिहार की वही स्टोरी है ये। जीतन राम मांझी को जब हटाने की बात हुई थी, हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा था एमएलएस लेके। तो संविधान में ऐसी स्थिति जब होती है तो गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर मान्यता देगा नहीं, तो इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज कैसे होगा? ये लोग क्लेम करेंगे कि हम मेजॉरिटी में हैं। ये संवैधानिक संकट की स्थिति है, और इसी का निवारण करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसीलिए या तो इस्तीफा देंगे या राष्ट्रपति शासन लगेगा, विकल्प और नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कोई कर सकता। ठीक है तिवारी जी। देखो आलोक जी, अगर हमें जिस दिन मालूम पड़ेगा, अभी मैंने देखा संगीत रागी कह रहे थे कि हम कह रहे कि अभी तक किसी भी एमएलए ने
उद्धव जी को अपना नेता नहीं है ऐसा बोला नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमें जो इनपुट है उसके हिसाब से ये लोग बंधक है, ये लोग मुंबई में आने के बाद उद्धव जी के पीछे ही खड़े रहेंगे जब तक ये बात साफ नहीं होती तब तक। और उद्धव जी ने तो कह दिया, एकनाथ जी तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम ही पक्ष प्रमुख बन जाओ, लेकिन बीजेपी का और ईडी प्रकोप के वजह से मत मानो। ईडी प्रकोप में डरो मत, जेल जाओगे और क्या होगा। ईडी प्रकोप के वजह से ये लोग जितने ईडी प्रकोपी है वो सारे के सारे एमएलए तिवारी जी सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे मुंबई आके। अरे जाने दो ना, जाने वो सारे के सारे एमएलए सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे मुंबई आके। क्षेत्र में कहाँ जा पाएंगे? ये चुनाव क्षेत्र में ये वोट किसको मांगेंगे? गद्दारों की तो क्या हालत होती है। चुनाव क्षेत्र में तो बाद में जाएंगे, चुनाव क्षेत्र में आप कहाँ से जा पाइएगा, वो तो बात की बात है। जो जा करके वहां पर वो जनता पे छोड़िए ना। और अरे संजय, जिस विधायक ने तिवारी जी को दिखाए मेरे साथ, तिवारी जी आप बीच बीच में बोलते हैं, टूटी हुई लाइनें बोलते हैं, उसके बाद से पूरा हल्ला मच जाता है। आप मेरी बात सुनो। जो विधायक है शिवसेना के, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, खुली चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, उन्होंने कहा हमसे मिलते नहीं थे, एनसीपी कांग्रेस वालों से मिलते थे, हमें अयोध्या नहीं जाने दिया गया। ये सब शिकायत नहीं है उद्धव ठाकरे से तो क्या है? वो सब एकनाथ शिंदे को अपना नेता बता रहे हैं। ये तो साफ है ना कि उद्धव ठाकरे को वो इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं। मिस्टर तिवारी, अंजना जी देखो, एकनाथ शिंदे हमारे नेता थे और नेता रहेंगे। वो उन्होंने विश्वासघात किया, ईडी के दबाव में किया, मुझे मालूम है। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त है। कौन सा केस? देखो मैं बात करता हूँ। कौन सा केस? हमारी बात नहीं चलेगी। ईडी में कौन सा केस बताइए। अभी बता रहा हूँ, बताइए। आप देखो, उनके करीबी दोषी जो अभी है नहीं, उनको ईडी का नोटिस आ चुका है। क्या केस? अरे ईडी का नोटिस ऐसे हवा में थोड़ी आता है। कौन सा केस? अगर आपको पता हो तो आप ईडी का केस बताओगे। अगर आप ईडी का केस नहीं बता रहे हो तो आप फिर सिर्फ यहाँ पे गप हाँक रहे हो। नहीं, देखो बात सुनो। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की बात है। उनको भी संपत्ति के लिए पूछताछ हुई, प्रताप नाइक से। कौन सी संपत्ति? कौन सा केस? अरे भाई, उनको तो एक ही लेटर दिया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते थे, आप अभी करोड़ों के मालिक क्यों हो गए। अरे कहां से बताएंगे, मुझे बताइए। ये ईडी जो है वो तो छोटी छोटी चीजों को लेके नोटिस दे रही है और जेल में रख रही है। तो हमारे 2 मिनिस्टर तो जेल में। ईडी के नोटिस में लिखा है कि आप ऑटो चलाते थे, करोड़ों के मालिक कैसे हो गए? ये लिखा है ईडी के नोटिस में। आप पूछो ना उनको। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप दावा ठोक रहे हो ना। एकनाथ शिंदे का हम बता रहे हैं। वो ईडी के प्रकोप से नहीं डरूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बीजेपी का संपत्ति, उन्होंने कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? बीजेपी ने बना हुआ खेल है या नहीं है? सर यदि ऐसा ही ऑडियो कट जाता है स्काइप वाले का ना। हाँ, क्या किशोर जी? मैं बता रहा हूँ कि ये बीजेपी का खेल है और बीजेपी सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में लाना चाहती है, प्रजातंत्र की हत्या करके। ये बहुत गंभीर मामला है, सारी जनता महाराष्ट्र की देख रही है और बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अरे किशोर जी, ये खेल का नियम तो आप ही ने बनाया था ना। ये जब फुटबॉल का मैच होता है ना तो एक ही पार्टी फॉल नहीं खेलती है। जब फॉल खेलने का आपने तरीका ढूंढ निकाला 2.5 साल पहले, अब कोई दूसरा फॉल खेल रहा है, तब आपको लग रहा है कि अरे तो बड़ा कष्ट है। सत्ता की नैतिकता, लोकतंत्र, कहां से बड़े अरे आपके विधायक नरेंद्र मोदी की कृपा से जीत करके आए हैं, उद्धव ठाकरे की कृपा से जीत करके नहीं आए थे। और आपने बैक स्टेट। आप दूसरी बात बताइए, शिवसेना, आप जो शिंदे साहब को कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, वो गुनहगार हैं, तो ये बात आप अपने उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं लागू करते हैं? उद्धव ठाकरे की नैतिकता का पैमाना अलग होगा और एकनाथ शिंदे की नैतिकता का पैमाना अलग होगा। यदि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के यदि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए बनाने के खेल में, सत्ता की वारिस के खेल में जो पवार के साथ हाथ मिला लें, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। आप जरा कोंकण का इलाका देखिए, शिंदे कहां से आते हैं? वो सारे इलाके वहां थे जहां से पिछले 40 साल से शिवसेना एनसीपी से लड़ रही थी। आपने उसकी सारी जमीन बेच दी और इसके बाद आप कहते हैं कि शिंदे जो है वो लड़ाई नहीं लड़े। अगले चुनाव में क्या मुंह लेकर के अपने मतदाताओं के पास जाते?